नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आप सभी का साइकोलॉजी मास्टर सीरीज अद्भुत प्रश्नोत्तरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस सीरीज का छठा सेशन, जिसमें हम चर्चा करेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित प्रश्नों की। पिछले सेशन में हमने वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की थी। एक बार फिर से उसी टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो आप सभी साथी कक्षा के अंत तक बने रहिएगा और आप सभी साथी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे, जिससे आप सभी भी अपना मूल्यांकन कर सके। शुरुआत करते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिंग का निर्धारण होता है ऑप्शन ए माता द्वारा, ऑप्शन बी पिता द्वारा, ऑप्शन सी माता पिता द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। साथियों, लिंग का जो निर्धारण हो, मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि जो बालक जन्म लेगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? माता करती है या पिता करता है, या फिर माता पिता दोनों ही करते हैं? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिता के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। साथियों, आपने सुना होगा जो बालक जन्म लेता है उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 23 जोड़ी गुणसूत्रों में अर्थात 46 गुणसूत्र, जिसमें 23 गुणसूत्र उसे माता से प्राप्त होते हैं और 23 पिता से प्राप्त होते हैं। तो साथियों, जो 23वां जोड़ा होता है वो एक्स, जो पिता होता है उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि माता जो होती है महिला उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। जो लिंग का निर्धारण करता है पुरुष का वाई जो गुणसूत्र है उसके द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। आगे हम जानेंगे कि कब लड़के का जन्म होता है, कब लड़की का जन्म होता है। जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ते जाएंगे आप सभी साथी प्रश्नों के साथ जुड़े रहे। तो लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के द्वारा होता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामान्य पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अभी हमने जाना पिता में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि सामान्य महिला में होते हैं, सामान्य जो महिला होती है उसमें कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई वाई गुणसूत्र, एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और महिलाओं में सामान्यतः एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम से, लड़का पैदा हो, जहां हमारी जो जन्म लेने वाली संतान है वो लड़का हो, तो उसके लिए जो उत्तरदायी गुणसूत्र कौन से हैं? एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स पी और सी एक्स। कौन से गुणसूत्रों के मिलने पर लड़के का जन्म होता है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथ ही कंफ्यूजन करने वाला होता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कौन से गुणसूत्रों से लड़के का जन्म होता है और कौन से गुणसूत्रों के द्वारा लड़की का जन्म होता है। तो साथियों, जब बालक का जन्म होगा लड़का का, तो एक्स वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। कौन से गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं साथियों? एक्स वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि वह बच्चा नर पैदा हुआ है? वही बात है साथियों, अभी का जो पहला प्रश्न था हमारा, ये दिखाई दे रहा है को लड़का पैदा होने के लिए, यहां भी वही सेम बात कही गई। देखो कि कौन सा गुणसूत्र है ये निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी कि बच्चा नर पैदा हुआ है, अर्थात पुरुष हुआ है, लड़का हुआ है। वाई गुणसूत्र निर्धारित करता है, हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बालिका लिंग निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सा वंश सूत्रों का युग्म उत्तरदायी है? अभी तक हम लड़के के बारे में जानते हैं, एक्स वाई उत्तरदायी होते हैं, जबकि बालिका का लिंग निर्धारण करना है कि बालिका उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो बालिका हो, तो कौन से वंश सूत्र का ये उत्तरदायी होंगे? ऑप्शन ए, पुरुष का एक एक्स वंश सूत्र एवं महिला का एक्स वंश सूत्र, बी, पुरुष का एक एक्स वंश सूत्र और महिला का एक वाई वंश सूत्र, पुरुष का एक एक्स वंश सूत्र या महिला का एक वाई वंश सूत्र, महिला का एक्स और पुरुष का वाई वंश सूत्र। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। हमने चर्चा की है साथियों, पुरुष के लिए उत्पन्न होने के लिए एक्स वाई क्रोमोसोम उत्तरदायी होते हैं और महिला अर्थात लड़की के लिए एक्स एक्स गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। माता पिता से जो बच्चे
गुण प्राप्त करते हैं संतान, जो भी बच्चे, उनको क्या कहते हैं? वंश कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं, वातावरण कहते हैं, या कोई नहीं। हम कल से चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि वंशानुक्रम क्या होता है और वातावरण क्या होता है। तो आप सभी साथी इस प्रश्न को आसानी से जवाब दे सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षा में। तो माता पिता से जो भी गुण हमें प्राप्त होते हैं वो वंशानुक्रम होते हैं, एक आनुवंशिकता हेरिडिटी के माध्यम से भी प्राप्त होते हैं साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ये प्रश्न साथियों रीट लेवल 1 की जो एग्जाम हुई थी 2016 में, उसमें पूछा गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो वंशानुक्रम के नियम है, कौन कौन से नियम यहाँ पर है और कौन सा नहीं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कौन सा नहीं है, तो आपको छांटना है। ऑप्शन ए समानता का नियम, ऑप्शन बी भिन्नता का नियम, ऑप्शन सी प्रत्यागमन का नियम, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा का नियम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों वंशानुक्रम का नियम होता है समानता का नियम, बिल्कुल सही है। जैसा संतान वैसे ही बच्चे बच्चे होते हैं। भिन्नता, संतान के ठीक विपरीत बच्चे बच्चे को होना। प्रत्यागमन अर्थात बच्चों में कुछ भिन्नताएं होती है, जैसे कम बुद्धि माता पिता है उनसे अच्छी संतान होना, और कम बुद्धिमान जो संतान है उनसे बुद्धिमान संतान होना, बुद्धिमान से निम्न कोटि की संतान होना। ये ठीक थोड़ा सा विपरीत है प्रत्यागमन सिद्धांत, लेकिन अभिप्रेरणा का कोई सिद्धांत नहीं है वंशानुक्रम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं। बच्चे जो होते हैं माता और पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा किस नियम के कारण होता है? पृथक्करण के नियम के कारण, विविधता के नियम के कारण, प्रभुत्व के नियम के कारण, या फिर प्रतिगमन के नियम के कारण। साथियों हम चर्चा कर चुके हैं कि माता और पिता, समानता के नियम के अनुसार तो जैसे माता पिता वैसे संतान, और विभिन्नता का जो नियम होता है उसके अनुसार संतान जो क्या होती है वो ठीक विपरीत संतान उत्पन्न होती है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विविधता के कारण माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों से अलग होते हैं साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए का पूर्ण नाम है। ऑप्शन ए डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ड्यूअल न्यूक्लिक एसिड, डेवलप्ड न्यूक्लिक एसिड, और डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों डीएनए क्या होता है? डीएनए इसका पूरा नाम जो है साथियों डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों डीएनए के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारे गुणसूत्रों में जीन्स विद्यमान होते हैं, जो जीन्स पाए जाते हैं अर्थात पित्रेक, उन पित्रेकों में, उन जीन्सों में, जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? जो जायगोट से निर्माण होते हैं। जायगोट होता है एक संयुक्त कोष, उसे जायगोट कहते हैं हम। उस जायगोट दो कोष से मिलकर बना होता है। संयुक्त कोष पितृकोष और मातृकोष से वो संयुक्त कोष मिलकर संयुक्त कोष बना होता है। जो किससे बनकर बना होता है? पितृकोष और मातृकोष से। जो पितृकोष और मातृकोष, इनके केंद्र में क्या होता है? गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्रों में जीन विद्यमान होते हैं, और उस जीन में दो प्रकार के जैविक अणु पाए जाते हैं। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। आप सभी साथी ध्यान रखें, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है रिबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जो विशिष्ट जो गुण होता है, मूलतः डीएनए में जो गुण होते हैं वो मूलतः माता पिता से मिले होते हैं, और इस बात का डीएनए इस बात का निर्धारण करता है कि जीव जो है किस प्रकार का शील गुण विकसित करेगा। और जो आरएनए होता है वो डीएनए जो संदेश देता है उन आदेशों को ढोता है। आप सभी साथी ध्यान रखें। ठीक है साथियों, तो जीन में जो जैविक गुण पाए जाते हैं उनमें से डीएनए एक प्रकार का जैविक अणु है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोटि की माता पिता से कम निम्न कोटि संतान होने की प्रवृत्ति? अभी हमने चर्चा की थी साथियों, जब वंशानुक्रम के नियम की बात की थी। जैसे कोई माता पिता प्रतिभाशाली है और उससे कम प्रतिभाशाली संतान होती है, कोई निम्न कोटि के माता पिता है लेकिन उनसे कम निम्न कोटि की अर्थात उनसे थोड़ी अच्छी किस्म की संतान पैदा होती है। तो ये किसके कारण होती है? भिन्नता के नियम के कारण, प्रत्यागमन के नियम के कारण, जीव सांख्यिकी के नियम के कारण, और बीजकोष की निरंतरता के कारण। साथियों भिन्नता के नियम के कारण ठीक विपरीत संतान होती है। जैसे
हिरण्यकश्यप के प्रहलाद का होना, ये भिन्नता का नियम है, बिल्कुल ठीक विपरीत होती है उसके। ठीक है साथियों, और प्रत्यागमन का नियम इसका राइट आंसर होगा। प्रत्यागमन के नियम के कारण संतान में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है हमारा डीएनए। किससे मिलता है? डीएनए क्या होता है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। डीएनए निर्धारक क्या होते हैं? जनन कोशिका क्या होती है? और एक्स एवं वाई गुणसूत्र क्या होता है? साथियों, जो डीएनए होता है वो एक प्रकार का आनुवंशिक तत्व है। क्या है? आनुवंशिक तत्व है जो कि जीन के एक जैविक अणु के रूप में विद्यमान होता है जीन में। तो पहले का कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन किसमें है? ए या बी ऑप्शन में है। तो सी और डी ऑप्शन तो हमारे हो ही नहीं सकते, इनको काट दीजिए आप। निर्धारक क्या होते हैं साथियों? निर्धारण अर्थात गुणों का निर्धारण करते हैं, निर्धारक कहलाते हैं। हमने कल की कक्षा में चर्चा की थी, बालक जो गुण ग्रहण करता है अपने माता पिता से, उनका निर्धारण कौन करता है? जीन करते हैं, पितृक करते हैं। तो दूसरे का निर्धारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जीन पितृक। जनन कोशिका क्या होती है साथियों? जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। और एक्स एवं वाई गुणसूत्र किस प्रकार के गुणसूत्र हैं? लैंगिक गुणसूत्र है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 1 2 3। ठीक है साथियों, आप सभी साथी आसानी से इस प्रश्न को रोक कर देख सकते हैं। वापिस से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। जो हमारा वातावरण है, जो सभी बाह्य तत्व व्यक्ति जब से जन्म लेता है उस समय से उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? डगलस एवं हॉलैंड का, वुडवर्थ का, वुल्फ एवं वुल्फ का, हरलोक का। साथियों, आपको परिभाषा याद कर लेनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं ही आपको यहां बताई जा रही है, क्योंकि परिभाषा से संबंधित 1 या 2 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं। उस बिल्कुल आसान है 2 नंबर लाना। अगर आप 10वीं परिभाषा याद कर लेते तो आपको 1 या 2 नंबर आराम से मिलने वाले हैं। तो इनमें आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वुडवर्थ की यह परिभाषा है साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम के संबंध में किस मनोवैज्ञानिक ने चूहे पर प्रयोग किए? साथियों, वंशानुक्रम के संबंध में जो नियम दिए गए उसमें किन मनोवैज्ञानिकों ने चूहे पर प्रयोग किए? बीजमैन, मेंडल, 1 व 2 यहाँ पर 2 मिस हुआ है साथियों टाइपिंग से, आप दोनों समझे, और डी स्किनर के द्वारा। तो साथियों, वंशानुक्रम के संबंध में मनोवैज्ञानिक ने जो चूहे पर प्रयोग की, बीजमैन का तो हम सभी पढ़ते आ रहे हैं। बीजमैन ने चूहों पर प्रयोग किया, बार बार पूंछ काटी और फिर उनका संकरण करवाया इस प्रकार से। लेकिन मेंडल महोदय ने भी किस पर प्रयोग किया था? मटर पे। लेकिन उन्होंने मटर के साथ साथ चूहों पर भी प्रयोग किया था। और चूहों पर प्रयोग उनका कुछ इस प्रकार था, उन्होंने काले और सफेद रंग के चूहे लिए थे और फिर उनमें निषेचन प्रक्रिया करवाई थी। उस प्रकार से संकरण करवाया था उनका। उनसे उत्पन्न होने वाली संतति पहले काली हुई, पहले फिर गोरी, इस प्रकार का प्रयोग किया गया था साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 व 2 दोनों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बीज कोष की निरंतरता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, बीज कोष की जो निरंतरता का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी सोरेनसन, ऑप्शन डी वीजमैन। एक बार सभी साथी कमेंट करें। साथी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीजमैन के द्वारा बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनका मानना है कि मानव शरीर में 2 प्रकार के कोष होते हैं, एक दैहिक कोष होता है और एक उत्पादक कोष होता है। जो शारीरिक संरचना के रूप में हम बीजकोष के माध्यम से अपने माता पिताओं से प्राप्त करते हैं और उस बीजकोष का प्रत्येक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता रहता है साथियों। तो ये हमारा राइट आंसर है, बीजकोष की निरंतरता के सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम में प्रत्यागमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए गोडार्ड, ऑप्शन बी सोरेनसन, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी स्किनर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। साथियों, वंशानुक्रम में जो प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन किया था गोडार्ड व सोरेनसन महोदय ने किया था।
किसने किया था साथियों? गोडार्ड व सोरेनसन महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और बेजकोस की नित्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम में समानता का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? समानता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गोडार्ड, सोरेनसन, एक व दोनों पावलोव। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी सभी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, समानता का जो नियम है वो गोडार्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था साथियों? गोडार्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जैसे माता पिता उसकी ठीक वैसी संतान। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्म जायगोट से पैदा होते हैं तो उन्हें कहा जाता है सिबलिंग्स, स्पाउस, आइडेंटिकल ट्विंस या फिर फ्रैक्शनल ट्विंस। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, क्या इसका आंसर हो सकता है? जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों अर्थात जायगोट से पैदा होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? साथियों, उन्हें कहा जाता है फ्रैक्शनल ट्विंस। और फ्रैक्शनल जो ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रैक्शनल ट्विंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ये एक इंग्लिश टर्म है। फ्रैक्शनल ट्विंस होता है उसको हम बंधु यमज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न से साफ हो रहा है, जब जुड़वा जो बच्चे होते हैं अलग अलग युग्म से पैदा होते हैं। अर्थात कैसे? हम ऐसा करते हैं कि ऐसा होता है कभी कभी जब निषेचन प्रक्रिया में महिला में एक अंडे के स्थान पर 2 या 2 से अधिक अंडे तैयार हो जाते हैं और संयोगवश वो दो अलग अलग शुक्र कीटों से निषेचित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मां के गर्भ में 2 अलग अलग जो संयुक्त कोष होते हैं उनके रूप में 2 अलग अलग बच्चों की जीवन लीला प्रारंभ हो जाती है। और जब 2 अलग अलग बच्चों की जीवन लीला प्रारंभ हो जाती है तो इस प्रकार से जो 2 अलग अलग शुक्र कीटों के द्वारा निषेचित हुए हैं उनको हम फ्रैक्शनल ट्विंस अर्थात बंध यमज कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखिए। और फ्रैक्शनल ट्विंस में विशेषता होती है कि ये अलग अलग लिंग के हो सकते हैं और इनके गुण और विशेषताओं में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो जुड़वा होते हैं और एक ही लिंग के होते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखिए, जो ऑप्शन सी दे रखा है आइडेंटिकल ट्विंस, ये क्या होता है? इसको हम हिंदी में समयमज कहते हैं। क्या कहते हैं? समयमज कहते हैं। ठीक है साथियों, ये एक ही जायगोट्स के द्वारा 2 अलग अलग तरह से निषेचित होते हैं, 2 अलग अलग अंडाणु निषेचित होते हैं। इस कारण इनको आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। फ्रैक्शनल ट्विंस इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अलग अलग युग्मों के द्वारा पैदा हुए हैं। तो ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा आनुवंशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? ऑप्शन ए फेनिल कीटोन्यूरिया, ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन डी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, टर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं? एक बार सभी साथी ध्यान रखिए। साथियों, टर्नर सिंड्रोम एक प्रकार से आनुवंशिक विकार है, गुणसूत्र जनित विकार है। प्रश्न में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो टर्नर सिंड्रोम है एक प्रकार से गुणसूत्रों की असामान्यता हो जाती है। इस विकार में लिंग जो गुणसूत्र होते हैं महिलाओं में, उसमें एक गुणसूत्र या तो लुप्त हो जाता है या अनुपस्थित हो जाता है, अर्थात या फिर वो पूरी तरह से टूट जाता है। महिलाओं में आपको पता है एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो एक्स जो सेक्स गुणसूत्र होते हैं, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, उनमें से एक एक्स अनुपस्थित हो जाता है। और उस एक्स जो अनुपस्थित होता है, सामान्यतः हमने पता है बालक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। लेकिन एक गुणसूत्र टूट जाता है या अनुपस्थित हो जाता है, लुप्त हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अर्थात 46 गुणसूत्र हो जाए 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो यह अवस्था टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। इस प्रकार की बीमारी, आनुवंशिक जो विकार है वो टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकार होता है? साथियों, कोशिका का विभाजन अर्थात कोशिका को हम विभाजित करते हैं, उसमें कुछ त्रुटि हो जाती है, कोशिका का विभाजन अच्छे से नहीं हो पाता है, उसके कारण कौन सा विकार होता है? ADHD, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम।
एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है साथियों? डाउन सिंड्रोम भी एक प्रकार से आनुवंशिक जनित विकार है, गुणसूत्र जनित विकार है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अभी हमने देखा एक गुणसूत्र कम हो जाने से टर्नर सिंड्रोम होता है, लेकिन इसमें एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ कहा है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या है? जो माता का 21वां गुणसूत्र होता है वो अलग नहीं हो पाता, अर्थात वो जुड़ जाता है। इस कारण उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है। इसीलिए ये डाउन सिंड्रोम कहलाती है स्थिति। शरीर में गुणसूत्रों का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने के कारण कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है और इस स्थिति को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और इस प्रकार से बालक शारीरिक और मानसिक विकास में अवरुद्ध होता है और हृदय विकार से भी डाउन सिंड्रोम संबंधित है। ठीक है साथियों। अब एडीएचडी क्या होता है, डिस्लेक्सिया क्या होता है, ऑटिज्म क्या होता है, जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे हम हर बात पर चर्चा करेंगे। बस आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े रहिए, कक्षा देखते रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त कोष अर्थात जाइगोट बना होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, साइटोप्लाज्म, फेनिलकीटोन्यूरिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों संयुक्त कोष जो जाइगोट होता है वो मुख्यतः किससे बना होता है? साइटोप्लाज्म से बना होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, उसके द्वारा बना होता है, गाढ़े तरल पदार्थ के द्वारा बना होता है, अर्थात साइटोप्लाज्म। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म से बना होता है। साइटोप्लाज्म अगर आपको ये सब देखने को नहीं मिली तो आपको देखने को मिलेगा पितृकोष, मातृकोष, पितृकोष में मातृकोष। तो आपको क्या करना है? प्रश्न देखना है, प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जाए उस प्रकार से हमें जवाब देना है। तो वहां पर पितृकोष और मातृकोष दोनों के संयोग से बनता है। ठीक है साथियों, साइटोप्लाज्म से बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लिंग डैश रूप से निर्धारित होता है जबकि सेक्स डैश रूप से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन बी जैविक सामाजिक, ऑप्शन सी जैविक पर्यावरणिक, ऑप्शन डी सांस्कृतिक जैविक। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, क्योंकि साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथियों लिंग, यहां पर लिंग से आपका तात्पर्य क्या है? जेंडर से है। पहला जो लिंग आपको दिखाई दे रहा है तात्पर्य है जेंडर से। जो हमारी जेंडरीकरण की जो भावनाएं हैं, जेंडरीकरण जो विकसित होता है हमारे अंदर, वो किसके द्वारा विकसित होता है? एक प्रकार से संस्कृति के द्वारा। आपने देखा होगा अपने घरों में बच्चा होता है, उसको खेलने के लिए ऐसे खिलौने लाए जाते हैं जो लड़के के काम के होते हैं, जैसे गन वगैरह लेके आते हैं। लड़के को अगर खेलने के लिए खिलौने दिए जाएंगे तो वो किससे दिए जाएंगे? वो एक प्रकार से गुड़िया टाइप के, जो गुड़िया होती है ना, उस ऐसे खिलौने दिए जाते हैं। तो हमारा जो जेंडर होता है वो हमारी संस्कृति से निर्धारित होता है। और जबकि सेक्स अर्थात जो हमारा यौन होता है, जो यौन क्रिया है, वो हमारे एक जैविक अर्थात शारीरिक रूप से निर्धारित होती है, जो सेक्स होता है। तो इसका कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक और जैविक। जो लिंग होता है अर्थात जेंडर, यहाँ पर लिंग से तात्पर्य जेंडर से लिया गया है, आप सभी साथी ध्यान रखिए। और इस सेक्स का हमारे लिंग से लिया गया है, अर्थात हमारी जो यौन क्रियाएं हैं उनसे लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक जैविक। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों ए, बी और डी इसके सही है कथन। जो ऑप्शन सी है वो इसका गलत है कथन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी प्रारंभिक जीवन की जो नकारात्मक घटना हुई है, जो पूर्व में हमारे साथ जो घटनाएं घटित हुई है, उनसे अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नियम है। यहाँ पर वंशानुक्रम की परिभाषा दी गई है और ये पूछी गई है परिभाषा किसकी है। तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नियम है, यह कथन जो है साथियों रूथ वेडिक्ट महोदय का है। किसका है? रूथ वेडिक्ट महोदय का है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? जो माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं उसका संतानों में स्थानांतरण होना, हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये जो परिभाषा दी है साथियों जेम्स ग्रेवर महोदय के द्वारा दी गई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी साथी जो परिभाषा यहाँ पर महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई जा रही है, आप इन परिभाषाओं को नोट कर ले साथियों, क्योंकि परिभाषा से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और एक प्रश्न आपको कट ऑफ से बाहर भी ले जा सकता है और कट ऑफ के अंदर भी ला सकता है। तो आप मिस ना करें, ऐसे ना सोचें कि ये जो परिभाषा है हम कौन याद करेगा। याद करें, सब एग्जाम की दृष्टि से सभी जो हमारे पाठ्यक्रम है वो सभी समान रूप से उपयोगी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धिमान माता पिता से मंद बुद्धि संतान और मंद बुद्धि माता पिता से बुद्धिमान संतान होती है, ऐसा किस मनोवैज्ञानिक का कहना है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों बुद्धिमान माता पिता से मंद बुद्धि और मंद बुद्धि माता पिता से बुद्धिमान संतान है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सोरेनसन महोदय ने विविधता का नियम दिया था और कहा था संतानें ठीक विपरीत पैदा होती है, बुद्धिमान से मंदबुद्धि होती है और मंदबुद्धि से बुद्धिमान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोरेनसन। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न में थोड़ा सा चेंज किया गया है, आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। वहां पर बुद्धिमान से मंदबुद्धि हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कहा गया है बुद्धिमान माता पिता से बुद्धिमानी संतानें पैदा होती है और मंदबुद्धि माता पिता से मंदबुद्धि संतानें पैदा होती है। इसका समर्थन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? सीधा सा तात्पर्य की जो समानता के नियम का प्रतिपादन किया था उन्होंने इस बात का समर्थन किया होगा। तो समानता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गोडार्ड महोदय ने किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोडार्ड महोदय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान जो है अध्यापक को ऐसी उपयुक्त परिस्थितियों तथा विकास में वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों का किस प्रकार का सर्वांगीण विकास होगा, किस प्रकार का पूर्ण विकास होगा, किसमें सहायता करेगा। तो एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। आर्थिक, सामाजिक, शिक्षण अधिगम, व्यक्तिगत अधिगम। किसी अध्यापक को अगर बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान है तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होगी उसमें सहयोग करेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग टीचिंग जो प्रोसेस होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसमें सहायक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कौन से वातावरण में? ऑप्शन ए है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और इस स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ही ध्यान केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो किस प्रकार के वातावरण में बालक सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से सीख पाएंगे? साथियों ऑप्शन डी तो इसका राइट आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बालकों को निष्क्रिय हमें रखना ही नहीं है। बालक सक्रिय रहकर सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे, बालक करके सीखेंगे, ये सबसे बेस्ट विधि होती है। और यहाँ पर जहां मात्र गणित की जो विशेषताएं हैं, गणित के संज्ञानात्मक जो क्षमताएं, उन पर ध्यान दिया जा रहा है, हमको एक किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस नहीं करना है, बल्कि सर्वांगीण क्षेत्रों पर, सर्वांगीण पक्ष पर फोकस करना है। तो सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता और ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक एकाधिकारवादी है और शिक्षक ही आदेश दिया जा रहा है कि यही होना चाहिए, बालक का कोई महत्व नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए है, बालक की जो संवेगात्मक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा रही है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, उनको एहसास होता है कि हम यहाँ पर अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं और उनकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, उनका ध्यान रखा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन समुचित है? आनुवंशिकता और वातावरण की जो भूमिका है उसके संदर्भ में कौन सा कथन ठीक है? देखिए, ऑप्शन ए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन बी, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ऑप्शन सी, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव बदल सकता है। ऑप्शन डी, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। साथियों, जो आनुवंशिकता और वातावरण होता है उसका विकास के सभी क्षेत्रों पर सापेक्षिक रूप से प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आपकी कक्षा का एक छात्र बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है लेकिन शरीर से काफी कमजोर है। आप उसके पिता से मिलते हैं, उसे देखते हैं कि उसके पिता की बुद्धि भी श्रेष्ठ है किंतु शरीर से काफी कमजोर है। तो आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है कि बाप भी कमजोर, बेटा भी कमजोर शरीर से, लेकिन उनकी दोनों की बुद्धि क्या है? बहुत श्रेष्ठ है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए, पौष्टिक भोजन का अभाव हो सकता है, पिछले कई वर्षों की बीमारी हो सकती है, आनुवंशिकता का प्रभाव हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, दोनों में समान विशेषताएं हैं, अर्थात बालक ने स्वाभाविक रूप से आनुवंशिकता के माध्यम से अपने पिता से गुण प्राप्त किया होगा, शरीर का जो जिसको कमजोर रहा और बुद्धि का भी। तो इससे क्या है? आनुवंशिकता का प्रभाव है, इस कारण से दोनों समान है। तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता का प्रभाव। ठीक है साथियों, आज की हमारी जो कक्षा है यही समाप्त होती है। आप सभी साथियों ने कक्षा अंत तक देखी, उसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी कक्षा कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए साथियों। एग्जाम कभी भी हो, चिंता नहीं करनी है, बस निरंतरता बनाए रखिए अपनी पढ़ाई में, और निरंतरता ही व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। फिर से मिलेंगे हम एक और बेहतरीन सेशन में, तब तक के लिए आप सभी साथियों से शुक्रिया।